नमस्कार। एसडीवी आरोग्यम हॉस्पिटल में हुए गुर्दा प्रत्यारोपण यानी किडनी ट्रांसप्लांट के पहले सक्सेसफुल सर्जरी के लिए हम अपने सर्जन्स डॉक्टर अपूर्व कुमार चौधरी एंड डॉक्टर अंशुमन आशु का धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारे साथ ट्रांसप्लांट के रेसिपिएंट भी यहाँ बैठे हैं। तो पहले हम डॉक्टर अपूर्व से समझना चाहेंगे कि इस ट्रांसप्लांट प्रक्रिया का उनका अनुभव कैसा रहा और उन्हें इसमें इस पर्टिकुलर केस में, क्योंकि उन्होंने 100 से ज़्यादा केस सर की टीम ने कर रखे हैं, तो इस पर्टिकुलर केस में सर आपको कोई पर्टिकुलर चैलेंज का सामना करना पड़ा या कैसा रहा ये टोटल प्रोसेस? चैलेंज तो हर ऑपरेशन अपने आप में एक चैलेंज है। हर पेशेंट एक नया पेशेंट है। फर्स्ट तो हम लोगों को पेशेंट का धन्यवाद देना चाहिए कि इन्होंने मौका दिया हमें इनका इलाज करने का। और डेफिनेटली इनका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ किसी भी पेशेंट के लिए उसका टेम्परामेंट, उसका मोटिवेशन लेवल, उसका कंप्लायंस लेवल होता है। तो वो इनका राजीव जी का बेस्ट रहा है। इनको जो भी कुछ भी तकलीफ हुई, लेकिन मुंह से इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हमें कहीं दर्द हो रहा है या कुछ ऐसी तकलीफ है। तो दैट वे ही हैज बीन वेरी गुड। इनको जो किडनी दिया है उन्होंने भी काफ़ी बहुत बड़ा अंगदान किया, किडनी दिया है। शी हैज़ ऑल्सो बीन डूइंग एक्सट्रीमली वेल। चैलेंज इसमें यही था कि जो डोनर किडनी थी उसमें डबल रीनल आर्टरी थी। डबल रीनल आर्टरी में थोड़ा वैस्कुलर रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, वो चैलेंजिंग है, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो इसीलिए ज़्यादा मेहनत लगता है और उसका रिज़ल्ट कभी कभी अच्छा नहीं भी हो सकता है। लेकिन इनके केस में फॉर्चुनेटली ऑल द रिजल्ट हैज़ बीन गुड। बोथ द पेशेंट एज वेल एज द डोनर आर डूइंग वेल। डॉक्टर अंशुमन, आप प्लीज़ हमें बताइए कि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद रेसिपिएंट और डोनर की ज़िंदगी को वापस नॉर्मल होने में कितना समय लगता है और इनको क्या प्रिकॉशन बरतने चाहिए? डोनर के लिए तो सबसे पहले जो एक कॉमन मिथ रहता है कि वो किडनी दे रहे हैं तो उनको हमेशा ये डाउट रहता है कि पता नहीं आगे जा कर के उन्हें किडनी की कोई बीमारी तो नहीं हो जाएगी। तो इस ऑपरेशन के कारण और किडनी दान देने के कारण उनकी जीवन पे कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसलिए इस मिथ को तो बिल्कुल हटा देना है। रही बात ऑपरेशन से रिकवरी की, तो ऑपरेशन से रिकवरी डोनर यूजुअली अगले दिन से ही हम लोग उन्हें पानी और सॉफ्ट डाइट वगैरह अलाउ कर देते हैं, हल्का फुल्का चलना फिरना भी अलाउ कर देते हैं। तो वो अगले दिन से ही अपने शरीर के केयर करने लायक हो जाते हैं। और तीसरे दिन हम लोगों ने उन्हें डिस्चार्ज कर दिया ऑपरेशन से। थर्ड डे उन्हें डिस्चार्ज कर दिया। थर्ड डे वो घर चली गई और उसके बाद से अपने शरीर के सारे कामों को नहाना धोना, बाथरूम वगैरह सब कुछ वो खुद से ही कर रही हैं, केयर ले रही हैं अपना सब कुछ। तो उनकी ज़िंदगी ऑलरेडी नॉर्मल की तरफ जा चुकी है। पूरी तरह से नॉर्मल ऑपरेशन के पहले तरह से होने में उन्हें हफ्ता से 10 दिन का समय लगता है। स्टिच वगैरह कट जाना, बाकी जो घाव से रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं वो सब चीज़ भी उतने दिनों में पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। तो उनकी ज़िंदगी बिल्कुल पहले की तरह हो जाती है। उसके बाद और कोई दिक्कत नहीं होता है। रिसिपिएंट की जहाँ तक बात है, तो रिसिपिएंट के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है ट्रांसप्लांट के बाद। क्योंकि ट्रांसप्लांट को सक्सेसफुल बनाने के लिए हम लोग इन्हें कुछ दवाइयाँ दे करके रखते हैं, वो ज़रूरी हैं। वो इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयाँ होती हैं जो इनके इम्यून सिस्टम को दबा करके रखती हैं, सो दैट कि दूसरे से आए हुए किडनी को इनकी बॉडी एक्सेप्ट कर सके, रिजेक्ट ना करे। तो उस दवा का साइड इफ़ेक्ट होता है कि उसके साथ साथ इनके बाकी रोगों से, इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता भी कम जाती है। तो वैसी स्थिति में इन्हें स्पेशल प्रिकॉशन लेकर के रखना पड़ता है कि कोई इन्फेक्शन इन्हें ना हो। जैसे सबसे सिंपल है कि साफ़ सफाई मेंटेन करना है, पूरे शरीर का अच्छे से रहना है, हाइजीन मेंटेन करके रखना है, मास्क पहनना है, जितना भी अननेसेसरी बाहर आना जाना, ये सब चीज़ें बंद रहती हैं। शुरुआत के समय में इन दवाइयों का डोज थोड़ा ज़्यादा चलता है, तो इसमें और ज़्यादा परहेज़ की ज़रूरत होती है। तो हम लोग इन्हें शुरुआती समय में जब तक पूरी तरह से स्टेबल नहीं हो जाता है तब तक और ज़्यादा घर में ही रहने के लिए सलाह देते हैं और बाहर से कोई कनेक्शन नहीं रखने के लिए बोलते हैं। कि कमरे में बाहर के लोगों का जाना आना भी मना रहता है। खान पान में भी कच्चा चीज़ कुछ नहीं खाना दिया जाता है इन्हें। सब कुछ फल भी देना है तो उबाल कर देना है, छिलके हटा कर देना है। इस तरह से कई सारे प्रिकॉशंस हैं जो हम लोग बताते हैं। सो मेनली जिससे कि इन्फेक्शन ना हो। दवाइयाँ चलती हैं, काफ़ी सारी दवाइयाँ चलती हैं, इसलिए दवाइयों में भी ध्यान देना रहता है कि सब कुछ समय से, प्रॉपर समय से इसके साथ अंतराल के साथ वो दवाई लेते रहें। कई बार कुछ मरीज़ लापरवाही में दवा ख़त्म हो गया, पता ही नहीं चला, तो जब तक अगली डोज आ रही है तब तक मिस हो गया। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए।
दवा का स्टॉक ख़त्म होने के पहले उसे रिफ़िल कर लेना, ये सब चीज़ें काफ़ी ज़रूरी होती हैं। तो ये सब चीज़ हम लोग समझाते हैं। बाकी नॉर्मल लाइफ तो पेशेंट अभी ही आज के समय जब हमें डिस्चार्ज कर रहे हैं तो ये बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी सहारे के कुछ चल फिर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो उस तरह से तो ऑलरेडी आ चुके हैं। थैंक यू। मेरा अगला प्रश्न है डॉक्टर अपूर्व से। सर, आपकी टीम ने 100 से ज़्यादा ट्रांसप्लांट के केसेस आज तक बिहार में किए हैं। तो हर एक केस, जैसे आपने बोला कि एक अलग चैलेंज होता है, तो किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं। लोग इसके लिए बहुत जल्दी तैयार नहीं होते हैं। परिवार वालों में भी डोनर का मिलना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसके लिए आपको क्या लगता है कि सरकार की तरफ से और हॉस्पिटल्स की तरफ से ऐसे क्या कदम उठाने चाहिए कि इनका नंबर हमारे स्टेट में बढ़े? नहीं, देखिए, किडनी ट्रांसप्लांट तो इज नेवर अ चॉइस, मीन्स लाइक ऑप्शन। किडनी ट्रांसप्लांट की तो नौबत तभी आती है जिस समय किडनी आपका फेल हो गया। तो किडनी एक वाइटल ऑर्गन है। जिस तरह ब्रेन है, हार्ट है, लंग है, लिवर है, वैसा ही किडनी एक अंग है जो कि अगर सही तरीके से काम नहीं करेगा तो कोई भी मनुष्य या कोई भी प्राणी सर्वाइव नहीं कर सकता है। सो डेफिनेटली इट इज़ द ऑप्शन कि जिस समय किडनी फेल हो गई तो उस समय आप उनकी डायलिसिस कर सकते हैं, आप उनका किडनी ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं। डेफिनेटली किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज़ अ बेटर ऑप्शन दैन डायलिसिस, लेकिन चूँकि उसमें खर्च है और ऑपरेशन का खर्च है, उसके बाद में दवाइयों का भी खर्च है, जो कि एक नॉर्मल आदमी के लिए बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाता है। तो सरकार की तरफ से एक तो है कि कॉस्ट में पेशेंट को डेफिनेटली दवा वगैरह सब्सिडाइज्ड रेट पे प्रोवाइड करानी चाहिए। बहुत सारी दवाइयाँ जो ट्रांसप्लांट ऑपरेशन के दौरान यूज़ होती हैं, वो सारी दवाइयाँ सब्सिडाइज्ड रेट पे होनी चाहिए। और किसी भी ट्रांसप्लांट सेंटर को स्टार्ट करना अभी भी बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, उसके लिए रूल्स रेगुलेशंस इंपॉर्टेंट हैं, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो अप होना चाहिए, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से एक सपोर्टिव रोल होना चाहिए। अभी किसी भी ट्रांसप्लांट सेंटर को स्टार्ट करने का मतलब है कि आपको बहुत सारे ऑफिस को घूमना पड़ता है, रेड टेप फेस करना पड़ता है, उसको डेफिनेटली कम करना चाहिए। थैंक यू सर। मेरा अगला क्वेश्चन है हमारे मेडिकल डायरेक्टर और चीफ एनेस्थेसिस्ट डॉक्टर धीरज अंबश से। सर, ये आपका पहला ट्रांसप्लांट केस था इस सेंटर में, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस ओवरऑल प्रोसेस के दौरान? जैसा कि सर ने कहा, हर केस एक नया केस होता है और हर केस में नए नए चैलेंजेस आते हैं। तो इस केस में हम लोगों को भी एक नया चैलेंज मिला। पेशेंट को थोड़ा पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में हाइपोथर्मिया हो गया था, इसकी वजह से इनका अवेकनिंग भी थोड़ा डिलेड हुआ और आउटपुट भी इनिशियल 2-3 आवर्स में थोड़ा कम रहा। बट जैसे जैसे उसका रिकवरी हुआ, उसके बाद सारा प्रोसीजर बहुत अच्छे से हो गया, आउटपुट भी अच्छे से आने लगा, इनकी रिकवरी भी बहुत फास्ट हुई और विद इन 1 डे ही रिकवर वेरी वेल। थैंक यू सर।